हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी क्या होती है? सो गाइस, एरोमेटिसिटी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, जैसे कि सिस्टम आपका जो भी जिसमें भी आप एरोमेटिसिटी के बारे में बात कर रहे हो वो साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेट होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है। जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड आपके कंजुगेशन में है, और ये स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं कंपाउंड्स, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को पढ़ा जाता है। सेकंड, ये कह रहा है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, लाइक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। जैसे इसमें हम काउंट करें तो n क्या होगा? यहाँ पे n की वैल्यू 0 से 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। n लेते हैं हम, यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल भी आप इसको बोल सकते हो 1। यहाँ पे क्या होगा? 1 + 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास? 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये कैसा है आपके पास? एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि सिर्फ वही कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन आपके पास जो रिंग है ये कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ गया एक sp3 कार्बन, कि जैसे ही ये एक H पॉजिटिव का लॉस कर देगा तो आपके पास बन जाएगा ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये साइक्लिक है, माइनस चार्ज। अब ये कंजुगेशन में है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? अब एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो जो मोनोसाइक्लिक नॉन बेंजोइड रिंग है, जैसे कि ये हमने देखा, या फिर हम हेप्टाट्राइन की बात कर सकते हैं। ये अभी इसके पास sp3 कार्बन है, लेकिन जैसे ये H पॉजिटिव का लॉस करेगा तो ये क्या बन जाएगा? इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, तो कंजुगेशन में आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ज्यादा हो गए। 6 से 2 4 6 8। कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब समझें एक बार, जब आपके पास मोनोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नॉन बेंजोइक सिस्टम है लेकिन मोनोसाइक्लिक है, तब आप इसको हक्कल रूल के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो। जो 4n+2 को 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास एरोमेटिक होते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, और जिसके पास 4n इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक 4n, 4n मतलब 4 के मल्टीप्लाइज जितने भी होंगे, n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो कंपाउंड्स होते हैं आपके पास एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, 3 टाइप्स के आप कंपाउंड्स पढ़ते हो, लेकिन हक्कल सिर्फ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को ही डिफाइन करता है। नॉन एरोमेटिक के बारे में हक्कल रूल नहीं बताता है। ठीक है, तो जो आपके पास बेंजोइड रिंग होंगी, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका? मोनोसाइक्लिक के लिए हम हक्कल रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन नॉन बेंजोइड सिस्टम है आपके पास और आप वो भी क्या होंगी? एरोमेटिक होंगी, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? हम क्रेग्स रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रेग्स रूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्रेग्स रूल क्या होता है। तो क्रेग्स रूल से हम उनको बता सकते हैं, मतलब जो पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोइड सिस्टम है उनको क्रेग्स रूल के अकॉर्डिंग हम उनकी एरोमेटिसिटी को डिस्कस करते हैं कि एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। क्रेग्स रूल के लिए आप आगे नेक्स्ट वीडियो देखना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ईच कार्बन मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। आपके सभी कार्बन sp2 होने चाहिए या sp हाइब्रिडाइजेशन में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंजुगेशन में होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी sp3 कार्बन अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो आप एटम क्या कहोगे या मॉलिक्यूल? जैसे यहाँ पे आ गया sp3 आ गया, ये हेप्टाट्राइन की हम बात कर रहे थे, तो ये भी क्या बन गया आपके पास? sp3 कार्बन इसके पास है, ये वाला कार्बन है, ये sp3 है, 2 हाइड्रोजन है इसके पास। तो ऐसे ऐसे सिस्टम को या ऐसे मॉलिक्यूल को हम हमेशा नॉन एरोमेटिक बुलाते हैं। ठीक है, नॉन एरोमेटिक होते हैं ये। सेकंड, हक्कल रूल के लिए अभी हमने पढ़ा कि साइक्लिक होना
कंपलसरी है, साइक्लिक होना ठीक है, कंजुगेट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो प्लेनर नहीं होते हैं, हमें दिखाई देते हैं कि वो प्लेनर हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअल शेप होती है कुछ अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्टाटेट्राइन की, ये हमें प्लेनर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमेशा एग्जिस्ट करता है टब फॉर्म में, तो यहाँ पे इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ये प्लेनर नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था लेकिन प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक हम इस कंपाउंड को बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। और हक्कल रूल क्या कहता है, हक्कल रूल अप्लाई होता है प्लेनर स्ट्रक्चर पे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिक होगा, 4n होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ये डिफाइन नहीं करता है। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास होते हैं एरोमेटिक, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं मोस्ट स्टेबल, उसके बाद होते हैं नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक जो भी आपके पास कंपाउंड होंगे वो लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपसे, इट हैज हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, इट हैज हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखो, आप पहले इस बात को समझो कि जो ये आपके कंपाउंड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक नेचर की वजह से इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हम इनके स्टेबिलिटी की बात करते हैं ये डायरेक्टली एसोसिएट होती है विद रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और एरोमेटिक होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो ये क्या है, रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी भी, लेकिन इनवर्सली होती है पोटेंशियल एनर्जी की। अगर किसी भी कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही लेस आपका स्टेबल होगा कंपाउंड, राइट। अब जैसे आप इनको कंपेयर कर सकते हो, आपको पता है कुछ आपके पास बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन आपको पता है हाईली स्टेबल रिंग होती है। 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग, क्या नाम होते हैं इनके। 2 बेंजीन रिंग जब भी होती हैं हम उनको बोलते हैं नेफ्थलीन, और जब 3 होती हैं हम उनको बोलते हैं एंथ्रासीन, राइट। अगर हम इनका कंपेयर करें विच वन इज मोर स्टेबल, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज 36 किलो कैलोरी पर मोल। देखो, जो कुछ बहुत कॉमन एग्जांपल है उनकी हमें ये याद हो जाती है रेजोनेंस एनर्जी, और हमें लर्न करनी भी होती है ये, ठीक है। इसकी 59 समथिंग होती है, इसकी होती है 71 किलो कैलोरी पर मोल। इनमें स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 2 3 अगर मैं इनको लिखूं, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड। अब इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी 71, इसकी 59, इसकी 36, हाँ दिखाई दे रही है ज्यादा है, लेकिन हम जो ये रेजोनेंस एनर्जी इसकी बात करते हैं पर बेंजीन रिंग, तो पर बेंजीन रिंग 59 का 2 करोगे, 71 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, बेंजीन रिंग की, फिर नाफ्थलीन की, फिर एंथ्रासीन की, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एरोमेटिक करेक्टर, एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट। तो जितना ज्यादा एरोमेटिक करेक्टर होगा किसी भी कंपाउंड में वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब आपके पास कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे आप इनको भी कंपेयर कर सकते हो, थायोफीन, फ्यूरान, पायरोल, बेंजीन, पिरिडिन, ठीक है। सबकी बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग आप स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आप इनका बता सकते हो, अगर आपको इनकी रेजोनेंस एनर्जी का पता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है एरोमेटिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। देखो, जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है, ये आपको एडिशन रिएक्शन नहीं देगी। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या था कि जब हम एल्कीन में ऐड करते हैं, H2 का एडिशन करा दें, HCl का करा दें, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल का क्यों कराते हैं, बेंजीन रिंग क्या होता है, जहां भी डबल बॉन्ड होता है हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कौन करेगा, इस पर इलेक्ट्रोफाइल करेगा। लेकिन यहाँ पे 3 आप देखें तो 2-3 एल्कीन बन रही है ना, ये भी एल्कीन है, ये भी, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एडिशन रिएक्शन देगा तो जो इसकी एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। और कोई भी कंपाउंड रिएक्ट क्यों करता है, कोई भी कंपाउंड दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, है ना।
सो ये कभी भी बेंजीन रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। अगर ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंफर्मेटरी टेस्ट भी नहीं देगा अनसैचुरेशन कंपाउंड के लिए। जो हम क्या करते हैं, जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हमारे पास एल्कीन्स वगैरह हैं या नहीं है, इनको कंफर्म करने के लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। किसका? ब्रोमीन का, राइट। हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ हम उसकी रिएक्शन देखते हैं। अगर वो डिक्लोराइज हो जाता है, इट मीन्स क्या कि आपके पास कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अनसैचुरेशन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अनसैचुरेशन कंपाउंड्स के लिए ब्रोमीन वाटर के साथ। लेकिन ये क्या करता है, ये ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज नहीं करती है। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज नहीं करता है, जबकि इसके पास डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये एरोमेटिसिटी की वजह से, एरोमेटिसिटी की वजह से ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की वजह से ये कभी भी बेंजीन रिंग या कोई भी अदर एरोमेटिक कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये उनको रिप्लेस करा सकते हैं किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इसे रिप्लेस करा देगा, हाइड्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ओके। लेकिन एडिशन नहीं देगा कि ये यहाँ पे रिंग टूट के और रिंग ब्रेक हो जाए और यहाँ पे कुछ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। तो एरोमेटिसिटी के लिए जो मेन कंडीशंस हैं, देखो अगर आप 11th-12th क्लास के लिए पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपका जो कंपाउंड साइक्लिक हो, कंजुगेशन में हो, प्लेनर हो, राइट। और हक्कल रूल को फॉलो करें। जो हक्कल रूल को फॉलो करेगा वो क्या होगा, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा, या आप बोलोगे कि जो 4n+2 को फॉलो करेगा हक्कल रूल, एरोमेटिक कंपाउंड जो 4n को फॉलो करेगा, 4n, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। लेकिन नॉन एरोमेटिक के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंजुगेशन कंप्लीट नहीं होती है साइकिल में, वहां पे कोई ना कोई sp3 कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाता है, sp3 कार्बन आ जाता है। इसकी वजह से हम उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ये अभी नॉन एरोमेटिक है, ना कि एंटी एरोमेटिक। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, होना चाहिए कैसा, एंटी एरोमेटिक, राइट। लेकिन ये क्या है, ये जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, ये sp3 है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा है, अभी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हाईली एसिडिक कंपाउंड है। ये बहुत जल्दी अपना H पॉजिटिव आयन लॉस कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा लेस स्टेबल से हाई स्टेबल रिंग बना लेगा। यहाँ पे H पॉजिटिव जैसे ही निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आते ही क्या बन गया, 2 4 6। इसके पास हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि हक्कर रूल को फॉलो कर रहे हैं, 4n+2 रूल को। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एरोमेटिक बन गया, ठीक है। मतलब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, हाईली एसिडिक होती है। एसिडिक का मतलब आपको पता ही है कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिडिक नेचर होता है, जो लेते हैं ब्रॉन्ज स्टेट बेस होता है, राइट। तो ये क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि अपने H पॉजिटिव आयन को इजिली रिलीज करा देता है, ठीक है। तो आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक, कंजुगेशन और प्लेनर ये क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी के लिए, ठीक है। और 4n+2 हक्कल रूल को फॉलो करेगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आपके पास एक sp3 कार्बन आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास 3 टाइप्स के कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे और नॉन एरोमेटिक होंगे, जिनमें आपको स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पता है, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। और आप क्या पढ़ोगे, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, कि जितने ज्यादा एरोमेटिक करैक्टर उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। और एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हो। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ डायमैग्नेटिक रिंग करंट, ठीक है। अब ये समझते हैं एक बार कि डायमैग्नेटिक रिंग करंट के बारे में ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। अब देखो
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डायमैग्नेटिक रिंग करंट का पता होना चाहिए, क्योंकि रिंग करंट का अगर आपको पता होगा तब आप बता पाओगे कि कौन प्रोटॉन शील्डेड होगा, कौन नॉन शील्डेड होगा। अब एक बार देखें रिंग करंट का ये क्या कह रहा है। देखो रिंग करंट के बारे में क्या कहता है कि ये जो एरोमेटिक रिंग है आपके पास, जब हम कोई भी इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया इस पे, बी नोट से दिखाओ या एच नोट से दिखाओ, एच नोट से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करता है, जो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है कि एक लोकल स्मॉल लोकल मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है भाई, ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी मूव करना शुरू करते हैं। जैसे हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब जो ये एरोमेटिक रिंग है, ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलरली इसमें जब ऐसे है ये, और रिंग करंट हमने ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी बेंजीन रिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे हमने इसमें अप्लाई किया, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स से पाई इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे इस पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, लोकल मैग्नेटिक फील्ड ये इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, ठीक है, जो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये इंट्रोड्यूस करा लिया इसने, ठीक है। और इंट्रोड्यूस जब भी होता है तो आपको पता है हमेशा कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है भाई। तो ये रिंग करंट ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जब रिंग करंट इंट्रोड्यूस करा रहा है, रिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो जो आउटर साइड जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, जो ये प्रोटॉन होते हैं ये डीशिल्डेड हो जाते हैं इंड्यूस्ड फील्ड की वजह से, ये हो गए डीशिल्डेड। और जो इनर प्रोटॉन्स होते हैं, बेंजीन रिंग में इनर प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन और जो एरोमेटिक रिंग होंगी, हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया है, उनमें इनर भी प्रोटॉन्स होते हैं, तो इनर प्रोटॉन्स इसकी वजह से शील्डेड हो जाते हैं, और आप लिखोगे क्या, शील्डेड, और जो आउटर है वो डीशील्डेड। डीशील्डेड जो प्रोटॉन होते हैं, आप जब इसका नेट निकालोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो शील्डेड के लिए, डीशील्डेड के लिए हम प्रोटॉन्स के लिए अलग से निकालते हैं, शील्डेड के लिए, डीशील्डेड के लिए। तो डीशील्डेड में क्या होता है कि जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को, और डीशील्डेड में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये नेट ज्यादा आता है एज कंपेयर टू दिस। और ये क्या कह रहा है कि जब आपके पास एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं, तो अब देखो जो आपके पास जो ये डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं, ये हमेशा दिखाते हैं आपको, अगर आप इसकी बात करते हो केमिकल शिफ्ट के बारे में, तो डीशील्डेड होते हैं ये हाई वैल्यू देते हैं केमिकल शिफ्ट की, और जो शील्डेड प्रोटॉन्स हैं वो लो डेल वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो जब आप NMR पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, मैं तब आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और अगर आप इसके बारे में जानते हो, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको NMR और ये सब आपको पता होगा कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं। तो इधर हम जब देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं TMS को, जो हम एक रेफरेंस के लिए लेते हैं, टेट्रामेथाइल सिलेन, ठीक है। ये केमिकल शिफ्ट किधर, इधर इंक्रीज करती है, 1 2 3 1 2 3 4 5, और केमिकल शिफ्ट इधर डिक्रीज करती है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इधर जब हम आएंगे, इधर अगर हमारी शिफ्ट आ रही है, जैसे डी शील्डेड प्रोटॉन्स की वैल्यू आती है इस साइड, तो ये क्या आता है, इसको हम बोलते हैं अपफील्ड। अपफील्ड एरिया होता है, कौन दिखाता है, शील्डिंग भी दिखाती है, शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है ये, ठीक है। और इसके लिए डेल वैल्यू आपको पता है, क्योंकि इधर आ रहे डेल वैल्यू क्या है, ये केमिकल शिफ्ट है, यही तो है डेल वैल्यू, इसको बोलते हैं डेल। ये क्या दिखाएगा, लो, मतलब जो शील्डिंग प्रोटॉन्स होंगे एरोमेटिक के लिए, शील्डिंग या इनर प्रोटॉन्स की डेल वैल्यू हमेशा लो आती है, ठीक है। और जो आपके डीशील्डेड प्रोटॉन्स है, मतलब जो आउटर प्रोटॉन्स हैं, वो हमेशा डेल वैल्यू हाई देते हैं, ओके। और इधर अगर हम देखेंगे इस साइड, तो ये क्या कर रहा है, ये डाउन फील्ड है, डाउन फील्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, डीशील्डिंग के लिए, और डेल वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, हाई, ठीक है।
तो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनके जो आउटर प्रोटॉन होते हैं ये हमेशा डेल वैल्यू हाई देते हैं, ठीक है, और इनर प्रोटॉन की डेल वैल्यू हमेशा लो आती है। अगर इसके अपोजिट आपको देखने को मिले कभी भी कि ये आपके पास रिंग है कोई, ये मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, ये हमने अप्लाई किया हुआ है, ओके, यहाँ देखें ये रिंग है कोई, हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये कैसी हमने ली है यहाँ पे, यस एंटी एरोमेटिक, राइट। तो ये क्या करेगा, ये इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये एरोमेटिक के लिए लिया था, इंड्यूस थी, इसमें क्या डायरेक्शन थी, ऐसे, इसमें जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड की वो अपोजिट होती है, ठीक है भाई। तो ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, स्पिन अपोजिट स्पिन। जब आपके पास ऐसे स्पिन आती है तो हम उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और ये कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है कि डायामैग्नेटिक होते हैं, इनको डायट्रोपिक भी बोल सकते हैं, इनको पैराट्रोपिक बोलते हैं। डायामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एरोमेटिसिटी शो करते हैं, एरोमेटिक, और पैरामैग्नेटिक होंगे वो कैसे होंगे, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये कह रहा है आपसे कि ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक और ये डायामैग्नेटिक। इनको बोलते हैं हम पैराट्रोपिक, पैराट्रोपिक इन नेचर, और ये कैसे होंगे, डायाट्रोपिक होंगे, डायाट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। तो ये आप रिंग करंट के बारे में समझ सकते हो। ये क्या कह रहा है, देखो, एरोमेटिक रिंग ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड delocalized pi electron producing a small local magnetic field। ओके, समझे इस बात को कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ही आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और रिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल प्रोड्यूस करते हैं ये लोकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि अपोजेस अप्लाइड फील्ड इन मिडल ऑफ रिंग बट रेनफोर्सेस अप्लाइड फील्ड आउटसाइड ऑफ रिंग, ठीक है। ये कह रहा है आपसे। अब देखें, ये देखें, ये समझे ध्यान से एक बार। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हमने ये बनाया हुआ है, बेंजीन रिंग के केस में हमने ये लिया हुआ है, ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड है, ये सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सर्कुलेट कर रहे हैं, रिंग करंट है इसमें। ये क्या है, प्रोटॉन है डीशिल्डेड, जो आउटर प्रोटॉन है, इनर प्रोटॉन शील्डेड होंगे। डीशिल्डेड के लिए एच नेट निकालते हैं, एच नॉट माइनस एच आई, शील्डेड के लिए एच नॉट प्लस एच आई हम ऐड कर देते हैं। तो ये हाई डेल वैल्यू देता है। केमिकल शिफ्ट पे जब हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा हाई आती है। लाइक जब आउटर प्रोटॉन है आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, जो नॉन बेंजोइड रिंग होती हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो इसमें बड़े बड़े जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं हीमोग्लोबिन के और इन सब के, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हमेशा क्या दिखाते हैं, इनके पास प्रोटॉन्स होते हैं, इनर भी आउटर भी, ठीक है। नेक्स्ट में मैं ये एग्जांपल लेके आऊंगी, लेकिन अगर अभी आप देखना चाहते हो तो आप समझ सकते हो। फोर पायरोल रिंग को हम ऐड करके जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से लिमिटेड रखा जाता है मैटर, ठीक है। तो देखो ये एक स्ट्रक्चर बनता है ना, इसमें क्या होते हैं, इसके पास हाइड्रोजन है और ये सभी लिंक्ड होते हैं, और कंजुगेशन में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अभी हम इसको स्ट्रक्चर को पूरा नहीं बनाएंगे, हम समझेंगे कि इनर, ये जो इसके पास जो प्रोटॉन है इनको बोलेंगे इनर प्रोटॉन, राइट। तो ये कैसे हैं, हाईली शील्डेड प्रोटॉन है, हाईली शील्डेड, तो इनकी डेल वैल्यू क्या आएगी, लो। और जो आउटर प्रोटॉन है वो कैसे होंगे, डी शील्डेड, और डेल वैल्यू क्या देंगे, हाई।
तो इनकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे इनर और आउटर के केस में, राइट। अब देखो इनर प्रोटॉन्स की वैल्यू अगर हाई दी हुई है, आपके पास कोई इतना बड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है और डेल वैल्यू आपको दी हुई है कि ये आउटर के लिए है, इन केस आउटर के लिए डेल वैल्यू लो दे रखी है और इनर के लिए डेल वैल्यू हाई दे रखी है, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि डेल वैल्यू हमेशा आउटर की हाई आएगी और इनर ऑर्बिटल के लिए लो आती है, तब आपका कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक का केस है, ये इंड्यूस करा रखा है चार्ज को। तो ये था एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानना और एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैसे हम देखेंगे, ये सब आपने सीखा इसमें कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, क्यों एरोमेटिसिटी को पढ़ा जाता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और कोई भी ऐसी टर्म या कोई भी ऐसा फिनोमिना जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है किसी भी कंपाउंड की, वो हम जरूर पढ़ते हैं, राइट। एरोमेटिसिटी देखो ये है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास, तो वो क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 1 2 3 n की वैल्यू हम रखते हैं। अब ये हक्कल रूल को ये भी हम 2 टाइप से देखते हैं, पॉलीसाइक्लिक बेंजोइक सिस्टम है, हक्कल रूल देखेंगे, मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, उसमें बेंजोइड रिंग का होना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, क्रैक्स रूल जब आपके पास पॉलीसाइक्लिक है लेकिन नॉन बेंजोइड सिस्टम है, तब हम क्रैक्स रूल लगाते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैक्स रूल को ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ना एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है कि उसमें sp3 कार्बन आ जाता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मतलब अगर रिस्ट्रिक्शन है डिलोकलाइजेशन में, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कब पॉसिबल है, जब आपके पास कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर कंजुगेशन ही ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कैसे 2 टाइप से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, फर्स्ट sp3 कार्बन अगर इंसर्ट करा रखे लाइक दिस, ये कार्बन कैसा है sp3, या फिर स्ट्रक्चर आपका नॉन प्लेनर है लाइक ऑक्टाटेट्राइन। ठीक है, ये टब शेप में होता है, नॉन प्लेनर है, तो हम इन कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, और दिस वन इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्यों है ये, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन करने से इनकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो ये था आज के लिए गाइस एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है, क्यों पढ़ी जाती है, ये सब आज हमने देखा। इसमें आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर और इस पे हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करना, सिर्फ 11th-12th के स्टैंडर्ड के लिए नहीं, हम इसे पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। ठीक है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और आपके सजेशन का एज यूजुअल मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। थैंक यू।